गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती से होंगे। दुख आपसे कोसों दूर होगा। नॉलेज को दे रहे होंगे, ले रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या उसका यूज़ है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या उसका यूज़ है। वहाँ जो हमने पढ़ा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, तो आखिर वो क्यों बनाया गया, उसका यूज़ क्या था। उसका आज एक पहला यूज़, उसका एक पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पी एन जंक्शन डायोड। देखिए पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है। पी एन जंक्शन डायोड, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि पी एन जंक्शन डायोड में पी एक रीजन तो होगा, पी यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इंप्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाएगी, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाएगा, जिससे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बदल जाता है। इस तरह से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है। डिटेल में इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, तो यहाँ पर हम उसको वापस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर आज यूज करेंगे। देखिए पी टाइप जब सेमीकंडक्टर बना था, इस रीजन को मैंने लिख दिया ये पी रीजन है, और इस रीजन को लिख दिया मैंने ये आपका एन रीजन है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें एक होल मिलता है, यानी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होल क्रिएट करती है, जिस होल को यहाँ पर मैंने इस तरह से इस राउंड शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज होल। तो ये जो आपका इधर पी रीजन है, ये इस पी रीजन में जितने भी मैंने सर्कल्स डिनोट किए हैं, ये सभी सर्कल्स डिनोट करेंगे होल्स को, होल्स यानी क्वार्टर, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई थी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आया था। तो ये जो मैंने सॉलिड डार्क कलर का सर्कल ड्रॉ किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया, इसको आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पी एन जंक्शन को समझने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर 2D केस में तैयार की, जिस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन उस 3D केस को समझने के लिए यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर को हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये है क्या। हम लोग इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, किसको, पी एन जंक्शन को। कैसे? तरीका नंबर 1, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक शुद्ध सेमीकंडक्टर का एक सिंगल पीस होगा। वो सेमीकंडक्टर में भी जर्मेनियम, सिलिकॉन कुछ भी हो सकता है। तो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक सिंगल पीस पर अगर एक तरफ ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए और एक तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए, तो इस तरह से एक रीजन बनेगा पी टाइप रीजन और दूसरा रीजन क्या बनेगा, एन टाइप रीजन। तो इनके बीच का जो कॉमन रीजन होगा, यानी इनके बीच का एक जो कॉमन बाउंड्री होगी, जो पी और एन को सेपरेट करके दिखाएगी, उस लाइन को हम बोल सकते हैं पी एन जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है संधि, संधि का मतलब होता है जुड़ना। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा लिखा हुआ सहारनपुर जंक्शन, मुजफ्फरनगर जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब ये है कि ये जो स्टेशन है, ये अपने लेफ्ट के और राइट के 2 स्टेशन को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो इसलिए एक जंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो बाउंड्री है, वो पी और एन के लिए जंक्शन का काम करेगी। ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया। सेकेंड तरीका क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप। तो इसका ये वाला रीजन भी कैसा होगा, पी टाइप रीजन, और इधर वाला रीजन भी कैसा होगा इसका, पी टाइप, क्योंकि पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का इतना रीजन छोड़कर इधर वाले रीजन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दें, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ही है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इधर ऐड करने से ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो इधर पी रीजन, इधर एन रीजन, वापिस से आपको क्या मिलेगा, पी एन जंक्शन मिल जाएगा। थर्ड तरीका क्या है,
ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब ये पूरा जो आपका पीस है सेमीकंडक्टर का ये एन टाइप होगा। इधर भी एन टाइप, इधर भी एन टाइप। अगर हम इसके एक रीजन पर यानी इसके इतने पोर्शन पर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो इधर वाला रीजन पी टाइप रीजन और इधर वाला रीजन एन टाइप रीजन बन जाएगा। इस तरह से एक रीजन पी और एक रीजन एन, इसको कहेंगे पी एन जंक्शन। ठीक है, तो पी एन जंक्शन में एक तरफ हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी और एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं जिससे कि इधर पी रीजन और इस तरफ आपका एन रीजन क्रिएट हो जाए। पिछली वीडियो में सब डिस्कस हो चुका है कि पी रीजन में हमें होल्स मिलते हैं, एन रीजन में हमें मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके जंक्शन से, इनके जुड़ने से, इनके मिलने से किस तरह से वर्किंग में चेंज आएगा, क्या हमें उससे फायदा होगा, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए, पी एन जंक्शन डायोड का सबसे जो अच्छा एडवांटेज है, जो उसका एप्लीकेशन है, वो ये है कि ये डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराता है। एक ही डायरेक्शन में कैसे होगा, उसके लिए हमें इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, इधर है आपका पी टाइप रीजन, यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट कर रही है पी एन जंक्शन को, यानी इनके बीच की बाउंड्री को, जो कि इन दोनों को सेपरेट करती है। यहाँ पर भी होल्स ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये पूरा रीजन कौन सा है, पी टाइप रीजन। यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि पूरा रीजन कैसा है, एन टाइप रीजन। अब होगा क्या, जंक्शन के दोनों ओर के जो आपके पार्टिकल्स है, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है और होल को एक पॉजिटिव पार्टिकल कंसीडर किया गया है। ये क्यों कंसीडर किया गया है ये भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव पार्टिकल है और होल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको कंसीडर किया गया है। तो बाउंड्री के एक तरफ नेगेटिव पार्टिकल, बाउंड्री के दूसरी तरफ पॉजिटिव पार्टिकल, तो हम इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ टेंड करेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा। अब जब रिकम्बाइन करेगा तो होगा क्या, मोस्टली हम लोग ये बोलते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। कि न्यूट्रल करने का सेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या खत्म हो जाएगा क्या, या होल कहाँ जाएगा, उस सेंस को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर। यहाँ पर ये जो होल है, होल का मतलब क्या था, खाली जगह। एक ऐसी खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन की जगह है। उस इलेक्ट्रॉन की जगह से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला जाएगा तो वो जो खाली जगह बचेगी उसी खाली जगह को हम लोग होल बोलते हैं। तो बेसिकली ये स्पेस है, किसका स्पेस है, इलेक्ट्रॉन के बैठने का। और ये क्या है, ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा बात को आप दिमाग में खुद एज्यूम करके सोचिएगा कि क्या जो मैंने कहा वो ऐसा हो सकता है क्या, क्या वो ठीक है क्या। सुनिए जरा, यहाँ पर ये जो आपका, ये जो मैंने पार्टिकल डिनोट किया, ये पार्टिकल कैसा है, ये पार्टिकल है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में अपनी जगह पर बैठा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, अपनी जगह को इसने नहीं छोड़ा, अपने शेल में है, अपने सब शेल में है, अपने ही रीजन में है, अपने ही घर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को छोड़ दे, तो स्पेस को छोड़ते ही मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पर अब आपको एक खाली जगह दिखाई देगी। पहले यहाँ पर कौन बैठा था, इलेक्ट्रॉन बैठा था। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा वैसे यहाँ पर आपको एक खाली जगह दिखाई पड़ेगी। खाली जगह को हमने नाम किसका दे दिया, होल का। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इलेक्ट्रॉन अब कैसा बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसको हम बैठने की जगह दे दें, अगर कोई बेघर है और आप उसको रहने के लिए घर दे दें, तो क्या वो बेघर इंसान अब भी बेघर कहा जाएगा क्या, नहीं कहा जाएगा। इट मीन्स अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बैठने की जगह नहीं है, अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम होल प्रोवाइड करा दें, यानी उसको होल पर बिठा दें, होल के साथ कॉम्बिनेशन वो कर ले, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पहले इधर उधर फिर रहा था, घूम रहा था,
पागलों की तरह घूम रहा था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अब एक प्लेस ले लेगा, एक घर ले लेगा और उस पर बैठने के बाद अब वो फ्री नहीं रहेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अब आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अपने घर पर यानी होल पर बैठ चुका है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो आप भी समझ सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेघर है। जब ये होल पर बैठेगा यानी रिकम्बाइन करेगा तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, इस बेघर इलेक्ट्रॉन को एक घर मिल जाएगा, और जैसे ही घर मिलेगा तो यहाँ पर बैठने के बाद कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा क्योंकि वो होल पर बैठ चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो खत्म हो गया क्योंकि वो स्टेबल में कन्वर्ट हो गया? पहली बात। दूसरी बात क्या, यहाँ पर ये जो होल है, फिलहाल ये होल है, खाली जगह दिखाई दे रही। अगर खाली जगह पर कोई पर्सन आकर बैठ जाएगा तब भी क्या वो कुर्सी खाली रहेगी क्या? इट मीन्स अगर इस होल पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएगा तो ये होल नहीं रहेगा बल्कि ये जगह भर जाएगी। तो जैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पर बैठते ही फ्री नहीं रहेगा। तो हमने बोल दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म। और यहाँ पर जो आपको पहले खाली जगह, खाली स्पेस होल दिखाई दे रहा था, उस पर आकर इलेक्ट्रॉन बैठ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन आकर बैठा तो वो जो पहले आपको खाली जगह दिखाई दे रही थी वो खाली नहीं है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो हम ये कहेंगे होल भी यहाँ से हो जाएगा खत्म। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि इस बाउंड्री के दोनों तरफ के होल्स और इलेक्ट्रॉन जो बाउंड्री के पास है, ये बाउंड्री है, इसके पास जो इधर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके रिकम्बाइन होके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बाउंड्री के दोनों तरफ एक ऐसा रीजन, एक छोटा सा ऐसा रीजन मिल जाता है जिसमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ना ही कोई होल प्रेजेंट होगा। इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षय क्षेत्र। ठीक है, इस डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर इतने ऑर्डर यानी इतने कोटि की होती है। ठीक है, किसकी चौड़ाई? डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी स्ट्रक्चर में हम लोग बैटरी अटैच करें तो बैटरी कितने तरीके से अटैच हो सकती है वो जानते हैं। देखिए, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से भी कनेक्ट किया जा सकता है और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से भी कनेक्ट किया जा सकता है। हेयर P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बैटरी अगर लगाई जाएगी तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये वायर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हम बैटरी का साइन बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा? अगर मैंने इस तरह से यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बनाया तो ये वाली जो लाइन है, जो लाइन बड़ी होती है उसको कहा जाता है, ये डिनोट करने का तरीका है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स ये हो गया आपका प्लस एनोड, और जो छोटी लाइन होगी उसको कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कैथोड। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा तो इस तरह की जो बाइसिंग है, इस तरह से जो बैटरी जोड़ने का तरीका है, उस बाइसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, इस बाइसिंग को बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग इसका नाम क्यों रखा गया, एक बार थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो मतलब मुझे आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या कि पीछे से कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो मेरे ऊपर फोर्स लगाए और मुझे आगे की तरफ बढ़ाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड जाने के लिए पीछे से कोई फोर्स होना चाहिए जो मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा और मुझे फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, हमें पता है पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। तो समझिएगा, ये होल कैसे हैं? होल्स पॉजिटिव पार्टिकल कंसीडर किया गया है। ये टर्मिनल कैसा है आपका? पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को
अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि उसको रिपेल करेगा। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स ऐसा होगा कि वो इन होल्स को आगे की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को आगे की तरफ बढ़ाएगा, जिससे कि यहाँ पर ये जो आपके होल्स प्रेजेंट हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से और दूर चले जाएं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो इन होल्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अपनी तरफ ना खींचकर, बल्कि ऐसा फोर्स लगाएगा जो कि इनको आगे की तरफ शिफ्ट करने के लिए मजबूर करेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव है और ये भी कैसा आपका नेगेटिव। हम सबको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ से भी ये नेगेटिव टर्मिनल जो है आपका वो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। यानी ये भी चाहेगा कि तुम भी आगे की तरफ भागो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा और ये होल्स को इस तरफ पुश करेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इधर के जो होल्स हैं वो भी इस डायरेक्शन में यानी जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ये आपका जंक्शन है, बाउंड्री है, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऐसे जंक्शन की ओर जा रहे हैं। दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड टू ईच अदर। एक दूसरे की ओर बढ़ने की वजह से, फॉरवर्ड आने की वजह से इस बाइसिंग को हमने कहा है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देखिएगा ये रीजन है डिप्लीशन रीजन, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइंड होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर चुके हैं। आप समझिएगा, अगर ये वाले जो होल्स हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, आगे की तरफ शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, यहाँ से इनकी शिफ्टिंग थोड़ा आगे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में भी वापस से होल्स हमें मिलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शिफ्टिंग भी इधर से आगे की तरफ हो जाएगी। तो जैसे जैसे इस तरफ के होल्स और इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, तो जो बीच में डिप्लीशन रीजन था, मान लीजिए मेरा हाथ ये एक बाउंड्री है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन मतलब है मेरा हाथ, और एक डॉटेड लाइन मतलब है मेरा दूसरा हाथ। ये जो मेरे हाथों के बीच का पोर्शन है ये है डिप्लीशन रीजन। इस तरफ से आएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरफ से आएगा होल। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर भी ज्यादा फोर्स होने की वजह से, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल्स आएंगे, और क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन जो है वो हमें घटता हुआ दिखाई देगा। समझिएगा, अगर इतना चौड़ा डिप्लीशन रीजन है मतलब इतने चौड़े रीजन में पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, पार्टिकल्स जब इधर से भी बढ़ेंगे और इधर से भी बढ़ेंगे तो बैटरी जो है वो आपने फॉरवर्ड लगाई हुई है, तो जैसे जैसे आप बैटरी को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या करेंगे, इस डिप्लीशन रीजन से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो पहले डिप्लीशन रीजन इतना था, मान लीजिए इधर से पार्टिकल यहाँ आ गए, इधर से पार्टिकल यहाँ आ गए, अब डिप्लीशन रीजन इतना बचा जहां तक मेरे हाथ हैं। इधर से पार्टिकल इधर आ गए, इधर से पार्टिकल इधर आ गए, अब डिप्लीशन रीजन इतना बचा जितना कि मेरा हाथ है। और आपने वैल्यू बढ़ाई तो धीरे धीरे करते करते पार्टिकल्स पास आएंगे और डिप्लीशन रीजन जो है वो घटता चला जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो घटती जाती है, यानी कम होती चली जाती है। उसके बाद फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें, कर्व, तो कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ये कर्व आपने ड्रॉ किया, एक तरफ यहाँ पर होगा V वोल्टेज और एक तरफ होगा करंट I। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये आपका पॉजिटिव करंट जो कि रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन काम करता है बैरियर का, बैरियर यानी अवरोध, जो कि पार्टिकल्स को बाउंड्री पार करने से कहीं ना कहीं रोकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बैटरी अप्लाई करेंगे। अब ये जो बैटरी है ये कम से कम जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में ये कम से कम 0.7 वोल्ट एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के केस में लगाई गई, अप्लाई की गई बैटरी का स्टार्टिंग का इतना पार्ट जो होगा वो करंट को इंक्रीज करने के काम नहीं आएगा, बल्कि डिप्लीशन रीजन को तोड़ने में, उसको खत्म करने में खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं कर्व यहाँ पर बनाऊं तो मान लीजिए ये वाली वोल्टेज, ये मैंने जर्मेनियम के लिए बनाया,
ये वाली वोल्टेज है आपकी 0.3 वोल्ट। तो इतनी वोल्टेज तक क्या होगा, कर्व हमें ना के बराबर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ चेक करेंगे तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आने का मतलब क्या, हमने वोल्टेज को इंक्रीज करता हुआ दिखाया और कितना इंक्रीज हुआ, 0.3 वोल्ट। लेकिन आप चेक करिए जो करंट की वैल्यू है, करंट तो तब बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना जब ये कर्व ऊपर की तरफ जाए। करंट की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर बढ़ेगी क्योंकि ये कर्व बिल्कुल ना के बराबर ऊपर की तरफ उठेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लगाई गई, अप्लाई की गई वोल्टेज का जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो इस डिप्लीशन रीजन को खर्च करने में, हमारा डिप्लीशन रीजन को तोड़ने में वेस्ट होगा। जैसे ही डिप्लीशन रीजन आपका एक बार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर जो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो करंट को इंक्रीज करने का काम करेगी और उस केस में फिर हमें ऐसे करंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो यहाँ पर कर्व ड्रॉ हुआ है, ये कर्व रिप्रेजेंट किसको करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग को। अब बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में हमें बैटरी अपोजिट जोड़ के दिखानी है, यानी रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है नेगेटिव से ऐसे, और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है पॉजिटिव से, यानी कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस। इस बाइसिंग को कहा जाता है रिवर्स बाइसिंग। अब इसका नाम रिवर्स क्यों है, रिवर्स का मतलब है पीछे खींचना, आगे ना बढ़ के। रिवर्स का मतलब क्या है, पीछे खींचना। तो आप चेक करिएगा, यहाँ पर है होल्स, होल्स कैसे, पॉजिटिव, यहाँ पर है माइनस टर्म, तो माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो होल्स होंगे आपके वो आगे ना जाके बल्कि इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो होल्स की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव पार्टिकल्स की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। अब इस केस में आप चेक करिए, इधर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के होल्स दोनों ही इस बाउंड्री से दूर जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इस रेस बाइसिंग का नाम क्या है, रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में अगर हम चेक करें तो रिवर्स बाइसिंग में यहाँ के जो आपके होल्स हैं वो इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस केस में अगर आप खुद एज्यूम करें तो जो बीच का डिप्लीशन रीजन है फिलहाल इतना है, इधर के पार्टिकल दूर भाग गए, इधर के पार्टिकल दूर भाग गए, तो डिप्लीशन रीजन चौड़ा हुआ। इधर के पार्टिकल और दूर भाग गए, इधर के पार्टिकल और दूर भाग गए, डिप्लीशन रीजन इतने से और चौड़ा हुआ। जितने ज्यादा पार्टिकल यहाँ से दूर जाते जाएंगे उतना ही डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा। तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कर्व की, तो कर्व कैसे होगा, ये रिवर्स बाइसिंग का कर्व है तो इसको हम लोग बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका -b और ये है आपका -i। कैसा कर्व बनेगा देखिए, स्टार्टिंग में जो हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आप लोग ध्यान देना, इसमें एक कंसेप्ट है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब वो पार्टिकल्स जो संख्या में, नंबर में ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की। अब मैं अगर बात करूँ माइनॉरिटी पार्टिकल्स की, थर्मल कंडक्शन की वजह से, ये टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, मेजॉरिटी पार्टिकल, और होल कैसे होते हैं, माइनॉरिटी पार्टिकल, क्योंकि यहाँ होल्स जो है वो संख्या में कम होंगे। इसी तरह पी टाइप रीजन में होल्स होते हैं मेजॉरिटी पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे आपके, माइनॉरिटी पार्टिकल। देखिए होगा क्या, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इधर के मेजॉरिटी पार्टिकल्स जो हैं वो जंक्शन से दूर जाएंगे, इधर के मेजॉरिटी पार्टिकल्स भी जंक्शन से दूर जाएंगे। पर अगर बात की जाए इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन चाहे एन रीजन में हो चाहे पी रीजन में हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होगा। तो ये नेगेटिव पार्टिकल जो है, ये नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेगेटिव पार्टिकल इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, यानी डिप्लीशन रीजन की तरफ होगी, पीएन जंक्शन की तरफ होगी। होगा क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो, अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो आगे की तरफ मूव करेगा,
आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं जिससे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन से दूर जाएंगे, लेकिन यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो ये यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद ये नॉक करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को या हमारे सेमीकंडक्टर के उन एटम्स को जो कि स्टेबल थे। हायर काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, नॉकिंग की वजह से, एनर्जी सप्लाई करने की वजह से, ये आएगा तो एनर्जी के साथ आएगा, तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर बॉन्ड्स टूटने स्टार्ट होंगे। जितने ज्यादा बॉन्ड्स टूटते जाएंगे या सारे के सारे बॉन्ड्स जब टूट जाएंगे तो हमारे पास एक एवलांच होगा। एवलांच यानी एक भंडार होगा। किसका भंडार होगा, बॉन्ड्स टूटने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवलांच हमें मिलेगा। जैसे ही एवलांच मिलेगा उस केस में फिर हमें करंट सडनली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा वो देखिएगा, यहां से यहां तक आप चेक करिए, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मैंने वोल्टेज को तो बढ़ता हुआ दिखा दिया, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक मैंने वोल्टेज को बढ़ता हुआ दिखा दिया, लेकिन करंट जो बढ़ा है वो तो ना के बराबर बढ़ा है। अगर ये कर्व नीचे की तरफ आ जाए तो इसका मतलब करंट बढ़ेगा, तो करंट तो मैंने ना के बराबर बढ़ता हुआ दिखाया। ना के बराबर यहाँ करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि जो हमारे मेजॉरिटी पार्टिकल्स थे वो जंक्शन से दूर गए, उन्होंने करंट कंडक्ट कराने का काम नहीं किया। करंट कंडक्ट कौन करा रहा है, माइनॉरिटी पार्टिकल्स जब यहाँ पहुंचेंगे, नॉक करेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे, एवलांच मिलेगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ रिवर्स बाइसिंग में करंट इंक्रीज करेगा, और जैसे ही सडन करंट इंक्रीज करेगा उस कंडीशन को यहाँ बोला जाता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म हो जाती है। ब्रेक डाउन का मतलब ये कि रिवर्स बाइसिंग में सडनली करंट जो इंक्रीज करेगा उस फिनोमिना को, उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक डाउन। हाँ, ब्रेक डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो खराब हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रेकडाउन की वजह से जंक्शन जो है वो हमारा खराब हो जाता है। तो हमने जो डिस्कस किया फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में कैसे पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, क्या होता है पीएन जंक्शन, इस सब को हमने डिस्कस किया। आगे की बात डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।